Welcome to Aspiring Vij. In this video, we will learn about principle of superposition, electric field and electric field lines. Previous videos में हम electric charge, Coulomb's law and vector form of Coulomb's law के बारे में पढ़ चुके हैं. Principle of superposition को समझने के लिए कंसिडर कर लेते हैं there are 4 charges Q1, Q2, Q3 and Q4. जरूरी नहीं आप 4 चार्जेस ही लो, आप 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, जितना भी आप कंसिडर करना चाहो कर सकते हो. यहाँ पे हमने 4 चार्जेस लिए हैं and we want to derive net force on charge Q1. That means net force क्या होगा? Net force on 1 किसके इक्वल होगा वो? Force on first due to second charge plus force on first due to third charge plus force on first due to fourth charge. अगर यहाँ पे 5 चार्जेज होते तो हम वो भी ऐड कर देते, प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फिफ्थ. अगर 6 होते तो प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सिक्स. दैट मीन्स अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेज होते तो हम क्या करते, हम सभी का वेक्टर सम कर देते नेट फोर्स निकालने के लिए किसी भी एक चार्ज पे. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज दैट अगर यहाँ पे एक चार्ज और आ गया, कंसीडर किया हमने Q5 चार्ज और आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट होगा. Q1 एंड Q3 के फोर्स बीच में जो फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट होगा. दैट मीन्स किसी भी नए चार्ज के आने की वजह से जो चार्ज है पहले से Q1 और Q2 इन दोनों के बीच में जो फोर्स था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. बट नेट फोर्स है वो चेंज हो जाएगा. नेट फोर्स में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फिफ्थ. तो इन सब का वेक्टर सम ही क्या होगा, नेट फोर्स ऑन फर्स्ट. बट किसी भी नए चार्ज के आने की वजह से जो दो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैन बी डिफाइंड एज force on any charge due to a number of charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time, and the individual forces are unaffected due to presence of other charges. चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन है consider the 3 equal charges of same sign placed at the vertices of an equilateral triangle. What is the net force on charge at vertex A? गिवन क्या है, 3 चार्जेज हैं, तीनों चार्जेज जो हैं वो सेम साइन के हैं और इक्वल हैं. दैट मीन्स उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन. एंड हमें डिराइव क्या करना है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स ए. दैट मीन्स नेट चार्ज ऑन वर्टेक्स ए. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ नेट ऑन ए, जो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी. तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कैसे निकालेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. बट Q1 और Q2 दोनों ही हमारे क्या है, Q सेम है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, के Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. और ये इक्वल होगा किसके, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी. इक्वल क्यों होगा, क्योंकि चार्जेस भी इक्वल हैं, बीच का डिस्टेंस भी सेम है. दैट मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी के. क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनको मान लेंगे दोनों को एफ के इक्वल. फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज इक्वल टू एफ. हमने इसको एफ के इक्वल मान लिया. अब हम निकालेंगे इनका रिजल्टेंट वेक्टर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी का रिजल्टेंट वेक्टर. एंड रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी, एफ ऑफ ए बी की डायरेक्शन ये है. क्यों, क्योंकि ए पे रखे हुए चार्ज को बी पे रखा हुआ चार्ज रिपेल कर रहा है. ये है एफ ऑफ सी की डायरेक्शन, क्योंकि सी भी क्या कर रहा है, ए को रिपेल कर रहा है. तो इन दोनों की बीच की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट. तो इन दोनों का बीच कहाँ पे होगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कंप्लीट एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री का. तो 60 का हाफ कितना होता है, 30 डिग्री. तो यहाँ पे होगा रिजल्टेंट वेक्टर किसका, एफ ऑफ ए बी का एंड एफ ऑफ
ए सी का। इसको डिनोट कर देंगे हम एफ आर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। इफ ए एंड बी कंसीडर कर लिया हमने, ए एंड बी यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं और हम उनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का। हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ फोर्स, तो हम कैसे निकालेंगे, एफ आर इज इक्वल टू F1 F2। F1 एंड F2 बोथ ही हमारे क्या है, F है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F2, दैट मीन्स 2F इंटू F स्क्वायर cos ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन्स 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यहाँ पे 2 से कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 3F स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3F। F की वैल्यू क्या थी, जल्दी से देखिए, F की वैल्यू थी हमारी KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3F है, उसके साथ हम क्या पुट कर देंगे, F की वैल्यू, तो हमारे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन A इज इक्वल टू रूट 3F। F की वैल्यू है KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल दी हमने नेट फोर्स ऑन चार्ज A। एंड नाउ इफ क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बी और सी वर्टिसेस भी तो सिमिलर चार्जेस हैं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, बट ए पे रखा हुआ चार्ज अब की बार माइनस क्यू है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शन देखेंगे, बी पे रखा हुआ चार्ज ए पे रखे हुए चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड सी पे रखा हुआ चार्ज ए पे रखे हुए चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि सी पे प्लस क्यू चार्ज है, ए पे माइनस क्यू चार्ज है, एंड बी और सी पे रखे हुए चार्जेस इक्वल हैं एंड सिमिलर हैं, दैट मीन्स उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ए बी को अपनी तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उतने ही फोर्स से ए को सी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स अगेन एफ ऑफ ए बी एंड एफ ऑफ ए सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिनको हम किसके इक्वल ले लेंगे, एफ के इक्वल। एंड एफ ऑफ ए बी क्या होगा, फिर से के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, बट क्यू वन एंड क्यू टू बोथ हमारे क्या है, यहाँ पे क्यू है, तो हम क्या ले लेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नाउ हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस ऑफ 60 डिग्री। कोस 60 कितना होता है, 1/2। देन अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 को 2 से कट कर देंगे एंड क्या बचेगा, रूट ओवर 3F स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3F। एंड अगेन नेट फोर्स ऑन A is equal to root 3K Q square by R square. Now if ट्रायंगल की जगह अगर स्क्वायर दिया हुआ हो तो हम किसी भी कॉर्नर पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे एक स्क्वायर है A B C एंड D। A पे हमने चार्ज रख दिया माइनस क्यू, बी पे है प्लस क्यू, सी पे भी प्लस क्यू एंड डी पे भी प्लस क्यू चार्ज है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। हमने कंसीडर कर लिया कि वो साइड क्या है, ए एंड ए, बट डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, रूट 2a। अब हम निकालेंगे नेट फोर्स ऑन ए। नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑन ए due to B plus force on A due to C plus force on A due to D। इन तीनों के वेक्टर सम के इक्वल ही क्या होगा, नेट फोर्स ऑन A। बट नाउ वी विल सी दैट B और D पे जो रखे हुए हैं चार्ज वो दोनों क्या हैं,
सिमिलर है और डिस्टेंस भी उनका क्या है, ए से सेम डिस्टेंस है। दैट्स व्हाई बी एंड डी दोनों ही ए को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, और दोनों ही किसके इक्वल है यहाँ पे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों फोर्सेस इक्वल है और उनकी वैल्यू कितनी है, के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब वैल्यू किसकी बची, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी की। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना होगा यहाँ पे, के Q1 Q2 दैट मीन्स Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, डायगोनल किसके इक्वल है यहाँ पे, रूट टू ए, इसका स्क्वायर, दैट मीन्स के Q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। नाउ इन तीनों का वेक्टर सम क्या होगा, नेट फोर्स ऑन ए। नाउ लुक एट द डायग्राम, AB एंड AD दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो उनका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, 45 डिग्री, दैट मीन्स अलोंग AC। इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकला अलोंग AC और CB A को अट्रैक्ट कर रहा है अलोंग AC, दैट मीन्स इफ we will find resultant vector of AB and AD then we can simply add it into AC। तो चलिए निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर between FB and F of D। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए रिजल्टेंट होगा 45 डिग्री पे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, कंसीडर कर लिया हमने ये एफ आर रिजल्टेंट वेक्टर, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। FB and FD both are equal, that's why we will take f, then f square plus f square plus 2f into f, that means f square cos of 90 degree, then cos 90 is equal to 0, that means 2f square, and 2f square is equal to root 2f। नाउ नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये रूट 2f की वैल्यू प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी जो था उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो f की वैल्यू क्या है यहाँ पे, f की वैल्यू दैट मीन्स f ऑफ AB एंड f ऑफ AD, इसी की वैल्यू लेनी है हमें। ये कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। देन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई रिजल्टेंट वेक्टर की, रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नाउ नेट फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन B and D प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू C। इन दोनों का सम ही क्या होगा, नेट फोर्स ऑन A। देन नेट फोर्स ऑन A इज इक्वल टू रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू C विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। दोनों में ही के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अंदर क्या बचा, रूट 2 प्लस 1/2। इज इट क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि जब तक खुद एक बार इनको डिराइव करके नहीं देखोगे तब तक उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना कि देख के समझ आता है। तो एक बार खुद डिराइव करके जरूर देखिएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज कि जब भी चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आइदर आप सर्किल ले लीजिए और
स्क्वायर ले लीजिए, ट्रायंगल ले लीजिए, उनके सेंटर में अगर कोई चार्ज रख दिया, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, और हमसे पूछा जाए कि उस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, तो ऑलवेज नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। वाई? क्योंकि एवरी साइड से इस पे क्या लग रहा है? इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, दैट्स वाई नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फील्ड का मतलब क्या होता है? सम स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा फिर? स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। वही स्पेस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पे इसके पास हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ रिपल्शन। किसकी वजह से? प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर हम प्लस क्यू की बजाय अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लेंगे, देन ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके पास हमने फिर से क्या रखा? टेस्ट चार्ज रखा, तो क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई हम पॉजिटिव चार्ज को रेडियली आउटवर्ड लेते हैं और नेगेटिव चार्ज को रेडियली इनवर्ड ले लेते हैं। नाउ अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करनी हो तो कैसे करेंगे? उस टर्म को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसकी डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स स्केलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज फोर्स की डायरेक्शन में होगी। अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हुई? न्यूटन पर कूलम। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू हमने लिखा F बाई टेस्ट चार्ज Q नोट। तो अगर यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया Q और यहाँ पे रखा हुआ है टेस्ट चार्ज Q नोट, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? E इज इक्वल टू फोर्स हम यहाँ पे कूलम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। K Q1 हमारा Q है एंड Q2 हमारा Q नॉट है, डिवाइडेड बाई कंसीडर कर लिया हमें डिस्टेंस जो है वो कितना है? दोनों के बीच में R है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, एंड ये तो है फोर्स की वैल्यू, डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बची? K Q बाई R स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट करने के लिए बनाई जाती हैं, और इनसे हमें डायरेक्शन का भी पता लग सकता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी एंड नेगेटिव पे एंड होंगी। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है कि पॉजिटिव से ये स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। If there is a single charge, they may start or end at infinity. अगर सिर्फ सिंगल चार्ज है और इन्फिनिटी पे हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो वो जीरो कभी नहीं होगी। ये नहीं है कि बहुत दूर अगर कोई पॉइंट ले लिया हमने, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। नहीं, जीरो नहीं मानी जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज in a charge free region electric field lines can be taken to be continuous curves without any breaks. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद हमें क्या दिख रहा है कि टू डायरेक्शन हो जाएंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इफ एक चार्ज ना हो कि बहुत सारे चार्जेस हैं, कंसिडर कर लिया हमने यहाँ पे
Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है और कोई पॉइंट ले लिया हमने O, उस पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये क्या होगा? वेक्टर सम होगा सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है और Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E3 है। तो अगर O पॉइंट पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो वो क्या होगा? इन सभी का वेक्टर सम होगा। In next video, we will learn about electric flux, electric dipole and all related topics.